वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी भारत और चीन के तनाव के बीच दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग का सिलसिला भी चल रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पैंगोंग में झड़प के बाद के हालात की समीक्षा की गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल भी LAC के हालात की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। अजीत डोवल ने खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और चीन के साथ कमांडर स्तर की बातचीत पर डोवल की नजर है। इस बीच आज चुशुल में भारत और चीन के ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। पूरी दुनिया में विदेशी मीडिया ने चीन की कार्रवाई को उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने धमकी दी है। लिखा, युद्ध हुआ तो 1962 से भी बुरा हाल होगा। चीन के प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत चीन की टक्कर में नहीं है। अखबार सुशांत केस में आज सीबीआई रिया चक्रवर्ती के माता पिता से पूछताछ कर रही है। मुंबई के DRDO गेस्ट हाउस में सीबीआई की टीम रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती समेत 7 लोगों से पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सुबह 11 बजे से इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती से जारी इस पूछताछ में सीबीआई सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में जानकारी ले रही है। सीबीआई की आज की जो लाइन ऑफ इंक्वायरी है उसका जो सेंटर पॉइंट है वो रिया चक्रवर्ती नहीं है, बल्कि उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और उनकी मां संध्या चक्रवर्ती हैं। और उनसे जो सवालों का पुलिंदा है जो पूछा जाना है वो काफी बड़ा हुआ है। शायद इसी वजह से श्रुति मोदी जो रिया के मैनेजर रह चुकी हैं उनको भी बुलाया गया है। इसके अलावा उस वक्त 14 जून को जो उस वक्त घर में मौजूद थे सिद्धार्थ पिठानी, वो भी उनको बुलाया गया है। नीरज केशव को बुलाया गया है और सैमुअल मिरांडा, ये वो नाम है जिनको सीबीआई ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में एक ड्रग्स सप्लायर को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने पहले पूछताछ की और फिर उसे गिरफ्तार किया। मुंबई के बांद्रा समेत कई इलाकों में एनसीबी की छापेमारी जारी है। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर फेक न्यूज फैक्ट्री चल रही है। जी न्यूज लगातार सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मुहिम चला रहा है। कई न्यूज चैनल टीआरपी वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन जी न्यूज की कोशिश है कि सुशांत पर ड्रामा रुके और जल्द न्याय हो। सबसे पहले आप सुशांत का एक वीडियो देखिए। इस वीडियो को सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया है। सुशांत केस में फेक न्यूज ये है कि एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टरों से उसने सुना कि ये मर्डर केस है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जानकारी गलत निकली। फेक न्यूज में दावा किया गया कि रिया मॉर्चरी में 20 से 25 मिनट थी, लेकिन ये दावा भी गलत निकला। सुशांत के शरीर पर कई निशान होने का भी दावा था, वो भी गलत निकला, केवल गले पर निशान था। दावा था कि मौत से पहले सुशांत ने पार्टी की थी। अभी तक जांच में पार्टी की बात भी गलत साबित हुई है। रास्ते में शव को दूसरे एम्बुलेंस में शिफ्ट करने का भी दावा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दावा था कि मौत से पहले दिशा की पार्टी में शोविक था। जांच में यह बात भी गलत साबित हुई। देश का मोस्ट वांटेड आतंकी और 2019 में हुए पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर को जम्मू कश्मीर की NIA कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। NIA के वकील ने इसकी जानकारी दी है। पुलवामा आतंकी हमले पर जम्मू कोर्ट में अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। इसी मामले में आज एक आरोपी वाजुल इस्लाम ने कोर्ट में जमानत की याचिका दायर की है। इस याचिका में आरोपी ने JEE की मेन परीक्षा में शामिल होने के लिए जमानत की मांग की है। याचिका पर कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कोरोना महामारी के बीच आज से इंजीनियरिंग के लिए JEE परीक्षा शुरू हो गई। इसमें 8.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। 6 सितंबर तक होने वाली इस परीक्षा के लिए देश भर में 660 केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षार्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और परीक्षा के वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए 5,63,000 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, जो पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर मौजूद आंकड़ों के मुताबिक पीजी कोर्स के लिए 1,83,674 छात्रों ने आवेदन किया है, जबकि एमफिल और पीएचडी के लिए 34,306 आवेदन आए हैं। सबसे ज्यादा सीबीएसई बोर्ड के 2,85,128 छात्रों ने आवेदन किया है। इसके बाद हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12,272 और आईसीएसई बोर्ड के 11,521 छात्रों ने आवेदन किया है। सबसे ज्यादा 1,42,526 आवेदन दिल्ली से आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश से 66,657 और हरियाणा से 50,701 आवेदन आए हैं।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की सीबीआई जांच की मांग फिर से तेज हो गई है। संत सुशील गिरी महाराज की मां ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लिखा गया है कि सीआईडी जांच से वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने अपने बेटे के न्याय के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। इस बीच इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस विभाग ने 18 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी निभाने में कोताही बरतने का दोषी पाया है। कासा पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 2 पुलिस वालों को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। बाकी आरोपी पुलिसकर्मियों की सैलरी कम की गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र ने श्री राम मंदिर समेत 70 एकड़ का नक्शा सभी रिकॉर्ड के साथ अयोध्या विकास प्राधिकरण में जमा करा दिया है। नक्शे के साथ पर्यावरण, फायर, एएसआई, वन विभाग, प्लान लेआउट नक्शा, नगर निगम, एयरपोर्ट अथॉरिटी समेत 9 विभागों की एनओसी के लिए आवेदन भी है। लोग तो राम जी पर विश्वास में और अच्छे से भेज चुके हैं, तो जो भी प्रेम से काम हो रहा है उसमें हमेशा सफलता ही मिलेगी। उसमें हम लोग प्रयास करेंगे, उसमें हमेशा जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला देवस्थान ने उन स्लाटर हाउस को बैन करने की मांग की है जहां गोवध किया जाता है। टीटीडी की बोर्ड बैठक में ये तय किया गया। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की जाएगी। मशहूर बालाजी मंदिर का प्रबंधन करने वाली तिरुपति तिरुमाला देवस्थान के इस प्रस्ताव का दक्षिण भारत के संतों ने स्वागत किया है। इस निर्णय को स्वागत करते हुए हम भी केंद्र सरकार से निर्णय मांगते हैं कि तबेलाओं में गो हत्या को रोकने का निर्णय जल्द से जल्द लिया जाए। पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली के लोधी रोड शवदाह गृह में किया गया। इस मौके पर उनके बेटे समेत सभी लोगों ने पीपीई किट पहनकर प्रक्रिया पूरी की। अंतिम संस्कार से पहले पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं आज सुबह उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ था। उनका इलाज दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में चल रहा था। देश के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। कोरोना संक्रमण के बीच आज से देश में अनलॉक 4 की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन अनलॉक 4 में कई छूट दी गई हैं। शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो की शुरुआत होगी। दिल्ली हाई कोर्ट में 5 महीने के बाद आज से मामलों की कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हुई। इसके लिए कोर्ट की 5 बेंच रोटेशन के आधार पर मामलों की सुनवाई करेंगी। हालांकि कोर्ट की बाकी बेंच डिजिटल तरीके से मामलों की सुनवाई करती रहेंगी। वहीं तमिलनाडु में भी मंदिर अनलॉक 4 में खुल गए हैं। मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर 165 दिन बाद श्रद्धालुओं के लिए खुला है। कोरोना महामारी की वजह से दर्शन के लिए श्रद्धालु और मंदिर प्रशासन को कई नियम शर्तों का पालन करना होगा। कटरा में माता वैष्णो देवी का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, लेकिन कोरोना के कारण बेहद कम संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों को माता वैष्णो देवी का प्रसाद मिल सके, इसके लिए श्राइन बोर्ड ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप प्रसाद के लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। प्रसाद पहुंचाने के लिए श्राइन बोर्ड ने डाक विभाग के साथ समझौता भी किया, यानी आपके घर तक स्पीड पोस्ट के जरिए माता वैष्णो देवी का प्रसाद पहुंचेगा। उत्तराखंड के चमोली में सिखों के प्रसिद्ध गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब के कपाट 4 सितंबर को खोले जाएंगे। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की बैठक में इसका फैसला लिया गया। साथ ही ये भी तय किया गया कि हेमकुंड यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 37 लाख के करीब पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 69,921 नए केस आए हैं। 819 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में इलाज से 65,081 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना वायरस से अब तक 36,91,167 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 28,39,883 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 7,85,996 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना संक्रमण से 65,288 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब शनिवार का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है।
अब सिर्फ रविवार को बाजार बंद रहेंगे। रविवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक बाजार खुले रहेंगे, जबकि रविवार को साफ सफाई और सैनिटाइजेशन के लिए बाजार बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया। आज से अनलॉक 4 की शुरुआत होते ही रेलवे ने भी तैयारी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक देश में जल्द ही 100 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जाएंगी। जिन जगहों पर रेल ट्रैफिक ज्यादा है और कनेक्टिविटी कम है, वहां के लिए ज्यादा ट्रेन चलाई जा सकती हैं। रेल मंत्रालय ने अभी लगभग 120 ट्रेन तय की हैं, जिनका प्रस्ताव मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय भेजा गया है। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से गृह मंत्रालय से मंजूरी जरूरी है और उसके बाद ही ट्रेनों की संख्या और तारीख का ऐलान होगा। अभी देश में 230 ट्रेन ही चल रही हैं और कई शहरों के लिए अभी ट्रेन सेवा नहीं है। आज से विमान में सफर करना आपके लिए महंगा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपए लिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.20 दिए जाएंगे। विमानन सुरक्षा शुल्क एयरलाइंस कंपनियां टिकटों की बुकिंग के दौरान ही जमा करवा लेती हैं। टिकट बुकिंग के दौरान भुगतान किए गए ASF शुल्क का इस्तेमाल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी और उसकी सुरक्षा के लिए खर्च किया जाता है। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। द्वारका में मौजूद नदी में पानी का बहाव काफी तेज हो गया है, जबकि भुज में बाढ़ की वजह से एक नदी में सैलाब आ गया। इसमें 3 लोग बह गए। स्थानीय लोगों ने रस्सी की मदद से 2 लोगों को रेस्क्यू किया, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिछले कई दिनों से गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। इससे एक और जहां नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं शहरों में पानी भरने की समस्या से लोग परेशान हैं। देश के कई राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में शिमला, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में 2 से 4 सितंबर तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड भी हो सकता है। भारी बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में तेजी से इजाफा हो सकता है। वहीं पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में उत्तर और दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर पूर्व भारत में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 2 अलग अलग वारदात में 3 लोगों की हत्या हुई है। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में 2 लोगों की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। कल रात 8 बजे पुलिस को सूचना मिली। आजम और अमीर हसन नाम के व्यक्ति की तेज धार हथियार से हत्या की गई। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। हत्या की वजहों का अब तक पता नहीं चल पाया। जबकि दिल्ली के नारायणा लोहा मंडी में मोबाइल चोरी के शक में एक युवक की पेड़ से बांधकर पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप 4 से 5 युवकों पर लगा। घटना 28 अगस्त की है। पिटाई करने वाले 4 आरोपियों की पहचान की गई है। यूपी के आगरा में हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया। एनकाउंटर में एक सिपाही भी जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुभाष के मृतक रामवीर पर 3 लाख रुपए उधार थे। रुपए वापस नहीं करने पर ही उसने रामवीर, उसकी पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। प्राथमिक इंफॉर्मेशन मिली है, उसमें से ये है कि इनका 3 लाख रुपए का कुछ एक विवाद था। इसी लेन देन का विवाद था, उसी के क्रम में हत्या हुई है और साथ ही में कुछ पैसे भी लूटने की घटना हुई है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। अपराधियों ने सोते वक्त एक महिला समेत 3 लोगों की हत्या की है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे जमीन विवाद और आपसी झगड़े का मामला हो सकता है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। तीनों को सर पे वार किया गया, सर पे वार करके उनकी हत्या की गई है। कमरे में उनकी लाशें मिली हैं। कई सारे बिंदुओं पर जांच की जा रही है। संपत्ति को लेकर, जमीन इनकी थी खेती, उसके लेकर भी विवाद हो सकता है। पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है। और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में IT कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 3 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 3 आधार कार्ड, 5 ATM कार्ड और 40,000 रुपए बरामद किए गए हैं। पीड़ित ने थाना सेक्टर 20 में आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई थी। पीड़ित का आरोप है कि मोबाइल फोन पर इंटरव्यू कराकर IT कंपनी में सीनियर पद पर नियुक्ति कराने के नाम पर उससे ठगी की गई थी। मुंबई में तेज रफ्तार कार ने 8 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल 4 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज JJ अस्पताल में चल रहा है। हादसा मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट इलाके में जनता होटल के सामने हुआ।
क्रॉफर्ड मार्केट इलाके का ये जनता होटल है। और आपको बताऊं कि सोमवार करीबन रात 9 बजे इसी होटल के आसपास रह रहे कुल 8 लोगों को एक तेज़ रफ्तार कार ने कुचल दिया, जिसके बाद जो पुलिस से जानकारी हमें मिल रही है तो उसमें जो टोटल 8 लोगों में से 4 लोग जो हैं उनकी मौके पे ही मौत हो गई। बाकी जो 4 लोग हैं उन्हें पास के जेजे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने स्वच्छता और पर्यावरण पर जागरूकता अभियान चलाया। लॉकडाउन के दौरान अपने आसपास के पार्क और दीवारों पर पेंटिंग बनाई, जिनमें केंद्र और यूपी सरकार की स्वच्छ भारत की नीतियों को चित्रों के जरिए समझाया गया। सूखे पेड़ों को जलाने की बजाय उन पर राष्ट्रीय चिन्ह बनाए गए। दीवारों पर जगह जगह पेंटिंग के जरिए स्वच्छता और साफ सफाई की अपील की गई। देश भर में आज अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जा रहा है। लगातार 10 दिन की पूजा अर्चना के बाद मंगल मूर्ति का आज विसर्जन किया गया। कोरोना महामारी के बीच पुणे में गणपति विसर्जन संक्रमण से सुरक्षा के बीच किया गया। विसर्जन यात्रा में दिशा निर्देशों का पालन किया गया और पूरी सजावट के साथ बप्पा की यात्रा निकाली गई। भक्तों ने इसके ऑनलाइन दर्शन भी किए। वहीं विसर्जन किसी नदी के घाट पर नहीं बल्कि पंडाल के बाहर बने तालाब में हुआ। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.